नमस्कार। आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा वेदकास्टों में हार्दिक स्वागत। हम पिछले 2 या 3 पाठों में धन की बात करते आ रहे हैं कि धन बिजनेस से ज़्यादा प्राप्त होगा या नौकरी कर्म से, क्या है कारण। और उसके बाद हमने इस बात की भी चर्चा की कि ये जो धन प्राप्त होगा तो कब होगा, दशा की बात भी हुई। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी धन की बात है, मगर धन में धनेश का क्या रोल है। धनेश हमें धनी कब बनाता है। अगर धनेश का संबंध या धनेश की स्थिति कहाँ पर हो जो कि हमें धनी बना देती है, हमारे जीवन में धन की जो पर्याप्त ज़रूरत है वो कमी महसूस नहीं होती। हम भले ही करोड़ोंपति लाखोंपति ना हो, परंतु हमें ये महसूस नहीं होता कि धन कि हमें ज़रूरत है, हमें किसी किस्म के कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात की भी चर्चा होगी कि कर्जा लेने, अगर धनेश की स्थिति कैसी है कि हमें कर्जा लेना पड़े। कई बार इंसान को अपने राशन पानी की रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उसके लिए भी सोच पड़ जाती है, जिसे कहते हैं दरिद्र योग। वो स्थिति धनेश की जो दरिद्र योग पर आती है। योगों की बात हम अगले पाठ में करेंगे और उससे अगले पाठ में हम धन योग के जो श्लोक हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि धन की चर्चा होती आ रही है पिछले 2-3 पाठ से। अगले 2 पाठ और हम धन के बारे में ही बात करेंगे। इस पाठ में धनेश की बात करेंगे और अगले पाठ में हम कुछ योग की बात करेंगे और उससे अगले पाठ में हम उन श्लोकों की बात करें जो पराशर जी महाराज और दूसरे फलदीप का दूसरे ग्रंथों में, भारतीय ज्योतिष जो है ऐसे ग्रंथ जिनमें उनकी चर्चा की है, वो कौन से योग हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर कि धनेश धनी कैसे बनाता है। धनेश धनी कैसे बनाता है, जिससे हमें ये महसूस नहीं होता कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं यानी वो पूरी हो। हमें ऐसी कमी महसूस नहीं होती कि अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम ये कर लेते। कम से कम ये हमारा लगन है जो कि सर्वप्रिय है। कोई भी फल जो है हम D1 चार्ट या कुंडली से, लगन कुंडली से देखते हैं तो सारे फल किसको प्राप्त होते हैं, लगन को प्राप्त होता है, जिससे हमारे तन की, हमारे शरीर की बारे में चर्चा की जाती है। और दूसरा जो भाग है वो है धन भाव। अब धन भाव में कोई भी राशि है, धन भाव में कोई भी राशि है तो उस राशि का जो स्वामी है उसे हम धनेश बोलेंगे। आज जो बात करनी है उस धनेश की करनी है कि उसकी स्थिति क्या है, वो कौन सी राशि में बैठा है और कहाँ पे बैठा है, जो कि हमें धनी बनाएगा या कि दरिद्र योग की ओर, गरीबी की ओर लेकर जाएगा। धनेश यहाँ पे मान लीजिए मकर राशि है तो यहाँ कुंभ आ गई। कुंभ राशि का स्वामी कौन है, शनि है। शनि है तो शनि किस राशि में बैठा हो तो वो धनी बना देता है, किस राशि में बैठा हो वो गरीबी की ओर, पैसे की कमी को दर्शाता है।
हम शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे। सूर्य 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 धनेश कब होगा? अगर यहाँ पे सिंह राशि हो, सिंह राशि है तो सूर्य अगर अपनी उच्च राशि मेष में बैठा है या अपनी स्वयं राशि में बैठा है या फिर गुरु की राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है, तो जातक को पैसे की कमी महसूस नहीं होगी, वो इंसान धनी होगा। मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में। अगर यहां पे कर्क राशि है तो चंद्रमा होगा। तो चंद्रमा किस राशि में होना चाहिए? अपनी वृष राशि में वो उच्च का होता है। उसकी स्वयं की राशि कौन सी है? कर्क राशि। यानी चंद्रमा अगर अपनी राशि में, स्वयं राशि में होगा या अपनी उच्च राशि में होगा तो वो धनी होगा। इसी प्रकार चंद्रमा के बाद मंगल आता है। मंगल कौन सी राशि में उच्च होता है? मंगल मकर राशि में उच्च होता है, मकर राशि में उच्च होता है। और उसकी अपनी राशियां कौन सी है? मेष और वृश्चिक, मेष और वृश्चिक। मंगल अगर अपनी उच्च राशि मकर में बैठा है या मेष या वृश्चिक राशि में बैठा है तो ये साइन मिलता है, हमें ये संकेत मिलता है कि ये जातक के जीवन में पैसे की कमी नहीं रहेगी। बुध की अपनी दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। कन्या राशि में ही उच्च का होता है, उसी में मूल त्रिकोण का होता है। अगर बुध मिथुन या कन्या राशि में बैठा है तो वो धन की कमी महसूस नहीं होने देता। उसके बाद आता था गुरु। गुरु के लिए, गुरु किस राशि में उच्च का होता है? गुरु होता है कर्क राशि में। उसकी अपनी राशि है धनु और मीन। धनु और मीन ये तीन राशियां हैं गुरु के लिए। कर्क, धनु और मीन जो कि जातक की स्थिति को मजबूत बनाती है धन के प्रति। अगर गुरु इन राशियों में बैठा है। गुरु के बाद आता है शुक्र। शुक्र किस राशि में? मीन राशि में उच्च का होता है। वृष और तुला राशि में वो स्वयं राशि का होता है। तो ये तीन राशियां हैं जिनमें शुक्र धन की कमी नहीं आने देता। और शनि की दो राशियां हैं और वो तुला राशि में उच्च का, मकर और कुंभ राशि में वो स्वयं राशि का होकर बैठता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो ग्रह जो धनेश है वो अपनी उच्च राशि में बैठा है या फिर अपनी स्वयं की राशि में बैठा है तो वो जीवन में कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होने देगा। इंसान कहने को धनी होगा। वो इंसान
जो है जीवन का यापन बड़ी आसानी से करेगा। धनेश कोई भी हो, जो राशि धन भाव में होगी उसका स्वामी धनेश, और वो अगर अपनी स्वयं की राशि में बैठा है या फिर अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो जातक के जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। ये धनेश खुद न खुद धनेश की व्यवस्था करता है, धन की व्यवस्था करता है। तो हमने बात की धन की कि सूर्य अगर मेष, सिंह और धनु राशि में, चंद्रमा वृष और कर्क राशि में, मंगल मकर, मेष और वृश्चिक में, बुध अपनी दोनों राशियां मिथुन और कन्या में, गुरु कर्क राशि, धनु तथा मीन, शुक्र मीन तथा वृश्चिक और तुला राशि में, और शनि तुला राशि में उच्च होता है। साथ में उसकी दो राशियां हैं मकर और कुंभ। इन राशियों में अगर कोई भी ग्रह धनेश होकर बैठता है तो जिंदगी में जातक को पैसे की अभाव का महसूस नहीं होता, कमी महसूस नहीं होती। अब बात करते हैं कि कमी महसूस कब होती है, कब दरिद्र योग बनता है, यानी कहे दरिद्र योग, दारिद्र जिसे गरीबी कहते हैं। इंसान को गरीबी का सामना कब करना पड़ता है? जब अगर सूर्य धनेश है, वो किस राशि में नीच का होता है? तुला राशि में। साथ में अगर वो चंद्रमा की कर्क राशि में या मीन राशि में बैठा है, इन तीनों राशियों में से किसी राशि में बैठा है, तो जातक को धन का अभाव रहेगा, जिसे हम दरिद्रता कहते हैं, दरिद्र योग कहते हैं। योग क्या है, मैंने पहले ही बात की कि उनके बारे में अगले पाठ में बात करेंगे। ये धनेश संबंधी बातें कर रहे हैं हम, यानी कि धनेश का क्या रोल है धनी बनाने में या दरिद्रता, पैसे की कमी लाने में। अगर वो नीच राशि का बैठा है या कर्क या मीन राशि में सूर्य धनेश होकर बैठा है, तो जाहिर सी बात है कि पैसे की अभाव रहेगा। और चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में नीच का होता है, और उसके बाद मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है, और साथ में शनि के कुंभ राशि, साथ में शनि की कुंभ राशि अगर बैठा हो तो भी धन का अभाव रहता है। बुध के लिए मीन राशि जो है नीच राशि है। मीन राशि में बैठा हो बुध तो पैसे का अभाव रहता ही रहता है। और गुरु किस राशि में? गुरु होता है मकर राशि में। गुरु होता है मकर राशि में नीच का। और शुक्र जो है कन्या राशि में, शनि मेष, और मेष के साथ ये मंगल की वृश्चिक राशि में। जैसे मंगल शनि की कुंभ राशि में, तो शनि मंगल की वृश्चिक राशि में। ये राशियां हैं जो दर्शाती हैं कि अगर सूर्य तुला, कर्क और मीन राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल कर्क और कुंभ राशि में, बुध मीन राशि में, गुरु अपनी नीच राशि मकर में, शुक्र कन्या राशि में तथा शनि मेष में या फिर वृश्चिक राशि में स्थित हो, तो वो दरिद्रता को
बढ़ावा देते हैं। और इन राशियों में नीच होकर अगर इन ग्रहों की स्थिति 6, 8, 12 में हो जाती है तो जो आपत्ति है, विपत्ता जो है, मुश्किलें जो है और भी बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार अगर ये सातों के सातों ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक अपनी उच्च राशि में या अपनी स्वयं की राशि में तो बैठे हैं, मगर उनकी स्थिति अगर 6, 8, 12 में चली गई तो उनमें जो है पैसे का उतना फ्लो उतना नहीं होगा जितना कि केंद्र त्रिकोण में स्थित होने से होता है। यानी मुश्किलें तो नहीं आएंगी, मगर धन का भाव जो है वो कम हो जाएगा अगर वो 6, 8, 12 में बैठते हैं। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं तो उनकी जो है स्थिति और भी अच्छी होती है, धन का फ्लो जो है और भी बढ़ जाता है। ये था एक सूत्र। और इस सूत्र के अगर हम बात करें, जैसे सूर्य है, सूर्य ये अगर कमजोर योग बनाता है, दरिद्र योग बनाता है, वो अपनी नीच राशि में बैठा है, या जैसे मंगल और शनि तथा सूर्य की बात की कि अगर वो कर्क और मीन में, मंगल शनि की कुंभ राशि में और शनि मंगल की वृश्चिक राशि में बैठकर दरिद्र योग बनाते हैं, जिससे पैसे की कमी आ जाती है, तो उनके लिए अगर सूर्य ये योग बनाता है, सूर्य ऐसी स्थिति बनाता है, तो सूर्य के लिए गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करना चाहिए। और चंद्रमा के लिए चावल का। और मंगल के लिए भी गुड़ का दान जो है करना चाहिए, गुड़ का। बुध के लिए हरी वस्तुओं का दान, हरा चारा, हरा धनिया, हरे फल हैं, इन चीज़ों का दान करना है। गुरु के लिए पीली वस्तुओं का दान, पीली वस्तुओं का दान। और शुक्र के लिए चावल, घी इत्यादि का दान करना चाहिए, दूध का दान कीजिए। और शनि के लिए किसी लोहे की वस्तुओं का दान, या फिर कोई भी शनि के काले रंग की उड़द वगैरह दाल का दान आप कर सकते हैं। तो ये दान जो करना है, ये विधि अनुसार करना है, संकल्प लेकर करना है। आप अपने हाथ में जल लेकर, दान की सामग्री लेकर रख के पास, थाल में, प्लेट में, जैसे भी आप उचित समझे, और अपने हाथ में जल, थोड़े चावल या अक्षत जिसे बोलते हैं वो लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं अपनी कुंडली के इस भाव में स्थित फलां ग्रह के प्रति उसकी प्रिय वस्तुओं का दान कर रहा हूँ। और अगर ये दान आप ब्राह्मण को करते हैं तो ज़्यादा उचित है, तो ज़्यादा उचित है। तो बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र क्या है इसी के संदर्भ में? धनेश। अब धनेश के लिए, धनेश को जो भी राशि धन भाव में स्थित होगी तो उसका स्वामी धनेश कराएगा। और ये मैंने पहले बताया, ये लगन है। अब यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे स्थित है तो नेचुरली प्यार सी बात है तो मिथुन लगन होगा, है नहीं? तो हम एक पत्रिका बना लेते हैं। अब धनेश का 9वें भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, आप देखिए भी धनेश में का स्वामी कौन है? धनेश कौन है? धनेश कौन है? यहाँ पे चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आ गया। नवम का स्वामी, 9th हाउस का स्वामी लॉर्ड कौन है?
शनि आ गया, शनि आ गया। और दसम का 10th का लॉर्ड कौन है? मीन राशि है, गुरु आ गया। और 11th का स्वामी कौन है? मेष राशि है, मंगल आ गया। ये 4 ग्रह हैं। अगर ये कहीं पे भी युति बनाकर, चारों की अगर युति है या संबंध है, 3 बैठे हैं, चौथा उनको दृष्टि दे रहा है, या 2 बैठे हैं, एक के साथ परिवर्तन है, दूसरा उसको, चौथा उसको दृष्टि दे रहा है, इन चारों का आपस में संबंध है, तो ये जानिए कि ये महाधनी योग बन गया। किसका? धन दूसरे, नवम, दसम और एकादश भाव के का। या फिर अगर धनेश इन चारों में से किसी 2 के साथ भी संबंध बनाता है, 2 के साथ युति करते हैं, जैसे चंद्रमा, शनि और गुरु बैठे हैं, या फिर चंद्रमा प्लस गुरु बैठे हैं और शनि की दृष्टि है या मंगल की दृष्टि है, ये इनको देख रहे हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अगर ये देख रहे हैं, या फिर इनके साथ ये गुरु और मंगल बैठे हैं और शनि देख रहा है, या चंद्रमा गुरु के साथ बैठा है, चंद्रमा मंगल के साथ बैठा है, गुरु देख रहा है, तो भी ये धन का फ्लो जो है काफी होगा। इनमें बात यह है कि ये जो युति और स्थिति है, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो युति है कहाँ होनी चाहिए? केंद्र त्रिकोण में हो। अगर 6, 8, 12 में बनती है तो ये जो संबंध है, ये जो योग है, कमजोर हो जाएगा, उतना फल नहीं दे पाएगा जितना इनको देना चाहिए। उसके अलावा कहने का भाव है कि अगर धनेश का इन तीनों भावों से अधिक संबंध होगा, उतना ही धन का बहाव ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब जो लास्ट बात जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि चंद्रमा और गुरु की आपको स्थिति देखनी होगी। चंद्रमा और गुरु की, जहाँ पे चंद्रमा बैठा है, अगर वहाँ से गुरु 6, 8वें या 12वें भाव में बैठा है, चंद्रमा से मान लो चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुरु यहाँ बैठा है, 7, 8 गुरु यहाँ बैठा है, और 12वां तो ये बनता ही है। छठ अष्टक का योग नहीं होना चाहिए। चंद्रमा से 8वें, चंद्रमा से 6ठे या चंद्रमा से 12वें गुरु बैठा है तो अच्छा नहीं कहलाता, तो ये योग अच्छा नहीं है, ये दरिद्र योग है। इसके लिए भी आपको संबंधित ग्रहों का, किस ग्रह की स्थिति में राशि में बैठा है, उसका स्वामी कौन है, उसके साथ साथ इन ग्रहों का भी उपाय करना होगा। और लास्ट बात यह है, गुरु की स्थिति को जरूर देखिए। गुरु अगर मकर राशि में है तो समझिए कि प्रॉब्लम खड़ी की खड़ी है। गुरु अगर नीच राशि में है, गुरु अगर नीच राशि में है, गुरु अगर नीच राशि में है तो इससे क्या होगा? पैसे की दिक्कत आएगी ही आएगी। आपका चंद्रमा गुरु मकर राशि में है, हो सकता है जीवन में आपको कभी तरक्की मिल जाए, नहीं? परंतु एक दिन ऐसा आएगा कि आप कर्जई हो जाएंगे।
ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रोज़मर्रा के राशन पानी के लिए भी मोहताज हो जाएं, सोच पड़ जाए भी आज कैसा होगा। इस संबंधी गुरु का उपाय ये नहीं गाय को चारा दे दिया या कोई और दान दे दिया। इसके लिए प्रॉपर गुरु के मंत्रों का जाप, गुरु की पूजा, और जो दान की वस्तुएं हैं वो संकल्प करा के ब्राह्मण को देनी चाहिए। गुरु देवताओं का गुरु है। सो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट में धन के योगों की बात करेंगे, कुछ योग नहीं की बात करेंगे, और उसके बाद हम श्लोकों की बात करेंगे कि हमारे ग्रंथों में श्लोक क्या कहते हैं धन के बारे में। कृपया मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब